Okay, yes, good afternoon, everyone. So, today we are going to start power engineering. Let's start with the discussion of the syllabus and weightage. Okay, so the subject name is power engineering. Okay, so what do you mean by power? Power is nothing but rate of doing work. So, we are going to study about how to get the work as output or how to develop the power. So, basically, we are going to study about some power producing devices like turbines, jet propulsions, etc. Okay. And for getting the work as output, we have to give some input. So input can either be thermal energy obtained by the fuels, by burning of fuels, or some kinetic energy or potential energy. So ultimately what we want work or mechanical work as output. Okay. Or indirectly we are getting the power as output. Okay. So for getting power or work as output, we need to supply energy or we need to convert one form of energy into some other form. Okay, so we want to get the mechanical power as output or mechanical energy as output, and ultimately that mechanical energy can be converted into electrical energy. Okay, so basically this subject is concerned more about the power producing device. So first five modules are related to the power generation. Okay, फर्स्ट मॉड्यूल एक्चुअली कंबशन से रिलेटेड है क्योंकि थर्मल एनर्जी हम यूटिलाइज करते हैं कंबशन में, स्टीम टरबाइन में वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए हमको कोल के थ्रू या फिर कोई और गैस कोई भी फ्यूल को बर्न करके एनर्जी ऑब्टेन करना पड़ता है। वैसे ही गैस टरबाइन में होता है, वैसे ही जेट प्रोपल्शन इंजन में होता है जो कि आईसी इंजन जैसा ही है। ठीक है, तो इन सभी चीजों में फ्यूल को बर्न करना पड़ता है। तो पहला मॉड्यूल इसलिए है कंबशन के ऊपर हमको मॉड्यूल है। फर्स्ट मॉड्यूल इज कंबशन ऑफ रिएक्टिव मिक्सचर, देन वी हैव स्टीम जनरेटर, स्टीम टरबाइन, देन गैस टरबाइन, देन जेट प्रोपल्शन इंजन। इन सभी मॉड्यूल्स के अलग अलग वेटेज हैं। फॉर फर्स्ट मॉड्यूल वेटेज इज 4 hours, so it is equivalent to 10 marks, and for second module, third module and fourth module the weightage is 30 marks, 12.5 marks and 12.5 marks। ठीक है, अब ऑब्वियसली 12.5 एग्जैक्टली तो नहीं रहेगा, तो एक जैसा वेटेज आवर्स का दिया उसके हिसाब से प्रोपोर्शनली इतना आता है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कंबाइंडली गैस टरबाइन एंड जेट प्रोपल्शन से 25 मार्क्स का आएगा एग्जाम में। ठीक है, अब ये जो मैं मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ क्या कंसीडर करके बता रहा हूँ कि थ्योरी एग्जाम जो रहेगा वो 80 मार्क्स का रहेगा जो एज यूजुअल। ठीक है, बट अभी अगर तुम्हारा ऑनलाइन एग्जाम ही कंटिन्यू होता है तो पैटर्न शायद वही रहेगा वापस से 40-40 वाला, 40 एमसीक्यू 40 डिस्क्रिप्टिव। तो इसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव में भी ऑलमोस्ट ऐसा प्रोपोर्शनल वेटेज हो सकता है। तो जो उसका वेटेज यहाँ पर ज्यादा दिख रहा है सिलेबस में, हो सकता है एमसीक्यूज के भी नंबर ऑफ क्वेश्चन उस टॉपिक से ज्यादा है। ठीक है, ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं। और बाकी प्योर थ्योरेटिकल आया तो यही वेटेज तो फॉलो होने वाला है। उसके बाद फिफ्थ और सिक्स मॉड्यूल है इज अबाउट वाटर टरबाइन एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो वाटर टरबाइन में दो टाइप की, इंपल्स और रिएक्शन टरबाइन, दोनों की हमको स्टडी करना है। और इम्पैक्ट ऑफ जेट उससे पहले एक टर्मिनोलॉजी पढ़ना है इसमें। ठीक है, तो इंपल्स टरबाइन में खाली काइनेटिक एनर्जी यूटिलाइज करते हैं टू कन्वर्ट इट इनटू मैकेनिकल एनर्जी, और रिएक्शन में काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों। सो और लास्ट है पंप। तो ये पंप ये है जो पावर कंज्यूमिंग डिवाइस है, सिर्फ ये चीज हम यहाँ पे पावर इंजीनियरिंग में स्टडी करने वाले हैं। रेस्ट ऑफ डिवाइसेस आर रिलेटेड टू पावर प्रोड्यूसिंग ओनली। यहाँ पे खाली हम पावर कंज्यूमिंग डिवाइस की स्टडी करने वाले हैं। इसमें भी मोर फोकस हमारा रहेगा सेंट्रीफ्यूगल पंप। पंप के टाइप्स, क्लासिफिकेशन वगैरह और कुछ जनरल टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे हम उसके अलावा सेंट्रीफ्यूगल पंप के डिटेल में एनालिसिस वगैरह न्यूमेरिकल भी रहेंगे उस पर, वो सब चीजें हम देखेंगे। ठीक है, सो इनका भी वेटेज अच्छा खासा है। वाटर टरबाइन का 30 मार्क्स है और पंप का 25 मार्क्स। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ द पावर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये सब चीज इसका डिटेल्स में लिखा हुआ है यहाँ पे। जैसे फर्स्ट मॉड्यूल है इसमें कंबशन ऑफ रिएक्टिव मिक्सचर, यहाँ से अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हमको पढ़ना है कि कंबशन रिएक्शन क्या क्या होते हैं, कोई भी फ्यूल को बर्न करने के लिए कितना एयर लगेगा, व्हाट वुड बी stoichiometric air fuel ratio, actual air fuel ratio, and some terminologies like heat of combustion, enthalpy of formation, first law of reactive system, adiabatic flame temperature, etc. ठीक है, सो वो चीज अभी हम देखने वाले हैं यहाँ पे। फर्स्ट मॉड्यूल से अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये तो बात हो गई थ्योरी की। उसके अलावा जो प्रैक्टिकल की अगर हम बात करें तो इसमें एक्सटर्नल ओरल प्लस प्रैक्टिकल है इसमें एक्चुअली सिलेबस में। अब 8 सेम में तुम्हारा सिर्फ ओरल होता है कि एक्चुअली प्रैक्टिकल भी होगा, मतलब एग्जाम में वो हम उसका भी कह नहीं सकते हम कि यूनिवर्सिटी के क्या रूल्स रेगुलेशन आते हैं अभी पेंडेमिक को भी कंसीडर करके कब तक एक्सटेंड होता है। पर कॉलेज में ये चीज जरूर प्लान हो रही है कि बैचेस में हमको स्टूडेंट्स को बैचेस में बुलाएं
और प्रैक्टिकल्स यहाँ पे परफॉर्म कराएंगे। एक दिन में 2 से 3 प्रैक्टिकल या ज्यादा प्रैक्टिकल करा के ऐसा कुछ तरीके से प्रैक्टिकल कवर कराने का चल रहा है। ठीक है, जैसे कि जो बात पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आप लोग से कही गई थी। ठीक है, तो प्रैक्टिकल वगैरह तो हम परफॉर्म करेंगे। अभी फाइनल एग्जाम के लिए क्या इंस्ट्रक्शन आते हैं वो देखते हैं, फॉर द बेस्ट। वैसे चांसेस फाइनल एग्जाम में ऑफलाइन एग्जाम के थोड़े कम ही लग रहे हैं चांसेस, फिर भी वो फॉर द बेस्ट हो, चाहे तो शायद हो जाए कुछ अच्छा। ठीक है, और लास्ट थिंग इज अबाउट इसमें जो टर्म वर्क है, ओरल प्रैक्टिकल तो रहेगा ही, टर्म वर्क में अटेंडेंस के एज यूजुअल 5 मार्क्स है, 5 मार्क असाइनमेंट के हैं, 10 मार्क्स फाइल के हैं, प्रैक्टिकल है तो फाइल होगा, और जो बचे हुए 5 मार्क्स है वो है विजिट रिपोर्ट के ऊपर। विजिट रिपोर्ट मतलब एक्चुअली यहाँ पे कोई भी एक पावर प्लांट में, या तो स्टीम पावर प्लांट या गैस टरबाइन पावर प्लांट या फिर हाइड्रो टरबाइन का प्लांट, स्टीम हाइड्रो या फिर गैस टरबाइन में विजिट करना है हमको और वहाँ की रिपोर्ट सबमिट करना है। ठीक है, अब ये भी थोड़ा सा अभी कंसीडरिंग करेंट सिचुएशन जो इंडस्ट्रीज की पॉलिसीज हैं वो अलाउ करती है कि नहीं, तो उस पर डिपेंड करेगा कि हम ये कर पाएंगे कि नहीं। ठीक है, अगर अलाउ करती है तो हम बिल्कुल एक सेशन अरेंज करेंगे विजिट का कहीं पर पावर प्लांट का। ठीक है, वो भी हम कर सकते हैं, तो उसमें भी ये पॉसिबल हो सकता है कि सारे बच्चों को एक साथ अलाउ ना करे इंडस्ट्री, इतने सारे 154 के अराउंड स्ट्रेंथ है अपना, तो वो भी देखना पड़ेगा कैसा क्या होता है। बाकी जितनी चीजें हो सकती है मैक्सिमम हम कवर करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। और फिलहाल हम अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं सिलेबस ऐसा ही यही सोचकर स्टार्ट करेंगे कि सब कुछ होने वाला है, वर्स्ट केस के लिए हमको प्रिपेयर करना है कि ऐसा एग्जाम, थ्योरी एग्जाम पूरा होने वाला है, ऑफलाइन होने वाला है, ऐसे ही एज्यूम करो फिलहाल। ठीक है, और सभी चीज प्रैक्टिकल ओरल भी होने वाला है, ऐसा एज्यूम करके ही चलेंगे अभी हम फिलहाल। बाद में कुछ अगर आता है तो देखेंगे क्या करना है उसका। तो मॉड्यूल वाइज वेटेज मैंने बता दिया ऑलरेडी, नंबर ऑफ लेक्चर और अप्रोक्सीमेट वेटेज ये तो पता ही होगा, फाइनल ईयर में सब लोग आ चुके हैं तो किस तरीके से निकालते हैं। तो टोटल 120 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है ऑप्शन में, और लेक्चर का वर्क 48, तो 120 डिवाइडेड बाय 48 करोगे तो 2.5 आता है। ठीक है, 2.5 मतलब वन लेक्चर रिप्रेजेंट 2.5 मार्क्स। तो प्रोपोर्शनली इस तरीके से हम वेटेज अप्रोक्सीमेट निकाल सकते हैं सभी मॉड्यूल का। ठीक है, और अगर बात करें कि क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं एग्जाम में, तो ये सब्जेक्ट थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल है। इसमें ऑलमोस्ट सभी पार्ट से थ्योरी आ सकती है, न्यूमेरिकल भी ऑलमोस्ट सभी टॉपिक से आ सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं आएंगे ही, मैं बोल रहा हूँ आ सकते हैं इसमें से, क्योंकि जिस तरीके से सिलेबस डिजाइन किया हुआ है इसमें सारे मॉड्यूल से, सारे टॉपिक से न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। ठीक है, हाँ डेरिवेशन कुछ कुछ पार्ट्स में नहीं है, जैसे रिएक्टिव मिक्सचर में नहीं है, बॉयलर में नहीं है, स्टीम जनरेटर में यानी जेट प्रोपल्शन में नहीं है, बट थ्योरी तो सब में हो ही सकती है ऑब्वियसली, और न्यूमेरिकल सबसे बन सकते हैं। और इम्पैक्ट ऑफ जेट में भी जो टॉपिक है वो थियोरेटिकली कुछ एक्सप्लेन करने का कुछ है नहीं इसमें खास, तो उसमें भी डेरिवेशन या न्यूमेरिकल आएगा। और क्योंकि जो 5th मॉड्यूल है इम्पैक्ट ऑफ जेट और वाटर टर्बाइन दोनों है कंबाइंडली, और 30 मार्क्स का जिसका वेटेज काफी ज्यादा है, तो बहुत चांसेस है कि इम्पैक्ट ऑफ जेट से न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। ठीक है, और न्यूमेरिकल नहीं आया तो एटलीस्ट डेरिवेशन तो आएगा ही। ठीक है, तो इसका कम से कम 10 मार्क्स का वेटेज है इम्पैक्ट ऑफ जेट का, जिसमें डेरिवेशन या न्यूमेरिकल या फिर कभी कभी दोनों भी आ सकता है एग्जाम। ठीक है, ये कब होगा, जब 80 मार्क्स का प्योरली थ्योरी एग्जाम रहेगा। नाउ द पैटर्न में चेंज व्हेन वी विल हैव एमसीक्यू एंड डिस्क्रिप्टिव एग्जाम 40-40, अगर जैसा कि अभी लास्ट सेम में हो ऐसा हुआ तो थोड़ा बहुत कम इसमें पैटर्न में चेंजेस हो सकता है एमसीक्यू में थ्योरी क्वेश्चन ही ज्यादा है, न्यूमेरिकल फिर सिर्फ डिस्क्रिप्टिव में है, ऐसा कुछ हो सकता है, देखने को मिल सकता है हमको अलग पैटर्न। ठीक है, तो फिलहाल हम यही एज्यूम करके चलेंगे कि सब ऑफलाइन ही होने वाला है और एक्चुअल एग्जाम ही ऐसा होने वाला है, उसके हिसाब से हम प्रिपरेशन अपनी करेंगे। तो ये हो गया सिलेबस के बारे में। अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम एक्चुअल अपना टॉपिक में आ जाते हैं, एक्चुअल सब्जेक्ट के, दैट इज फर्स्ट मॉड्यूल कंबशन ऑफ रिएक्टिव मिक्सचर। ठीक है, तो इसमें से फर्स्ट टॉपिक है, हम इसके बेसिक्स स्टडी कुछ करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू कंबशन ऑफ रिएक्टिव मिक्सचर्स। ओके, तो इसमें हम व्हाट डू मीन बाय रिएक्टिव मिक्सचर, व्हाट इज कंबशन, ऐसी बेसिक चीजें कुछ यहाँ पर देखने वाले हैं। और आज के टॉपिक में जो हम पहला लेक्चर है, क्योंकि तो जो जो चीजें डिस्कस करने वाले हैं मोस्टली वो आप लोग ने कहीं ना कहीं पढ़ी इससे पहले। ठीक, नई चीज कुछ खास देखने को शायद नहीं देखने को मिलेगी, बट एक तरीके का रिवीजन टाइप का है जो चीज यहाँ पे काम आने वाली है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन विद द रिएक्टिव मिक्सचर। ओके, what do you mean by reactive mixture and what do you mean by non reactive mixture? Okay, तो मिक्सचर मतलब क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वन और टू सब्सटेंस। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर सब्सटेंस और एलिमेंट वी कैन से, और कंपाउंड वी कैन से इंडेफिनिट। ठीक है, तो कोई भी दो चीज को जब हम मिक्स करते हैं तो उन दोनों के बीच में आइदर
रिएक्टिव मिक्सचर बनेगा या फिर नॉन रिएक्टिव मिक्सचर बनेगा। तो नॉन रिएक्टिव मिक्सचर किसको बोलेंगे इन सिंपल लैंग्वेज, कि दो हम सब्सटेंस को मिक्स करें तो उन दोनों के बीच में अगर केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है तो जो मिक्सचर मिलेगा हमको वो मिलेगा नॉन रिएक्टिव मिक्सचर। क्या एग्जांपल हो सकते हैं, एग्जांपल इज मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। सिंपलेस्ट एग्जांपल अभी के लिए हम ले रहे हैं मिल्क एंड वाटर। मिल्क एंड वाटर को हम मिक्स करेंगे तो क्या होगा, जो मिक्स करेंगे उनके बीच में केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म हो जाएगा। होमोजीनियस मिक्सचर मींस इक्वल अमाउंट में पूरी तरह से कोई भी पार्ट उसका, एक वाटर और मिल्क को मिक्स कर दिया और उस मिक्सचर का कोई भी पार्ट हम बाहर निकालेंगे तो उसमें जितना अमाउंट में, जितने प्रोपोर्शन में मिल्क मिलेगा उतने ही प्रोपोर्शन में, और जितने प्रोपोर्शन में मिल्क मिलेगा उस अमाउंट में, और एक्चुअल मिक्सचर में भी उतने ही प्रोपोर्शन में मिक्सचर रहेगा। इसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब कहीं पर रिच मिक्सचर, कहीं पर लीन मिक्सचर ऐसा नहीं रहेगा। परसेंटेज प्रोपोर्शन मिल्क का, कितना भी हम मिल्क निकाले उस मिक्सचर में से थोड़ा सा अमाउंट में निकालिए। 1 लीटर में से 100 ml अगर मिल्क निकाल दिए तो 100 ml में अगर 80% मिल्क है तो बचे हुए जो 900 ml में भी 80% मिल्क मिलेगा और 20% वाटर रहेगा। तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो नॉर्मली जो नॉन रिएक्टिव मिक्सचर रहते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म कर लेते हैं आपस में। ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टीज जो अगर हमको कैलकुलेट करना है मिक्सचर की तो हम कैसे करते हैं, एवरेज निकाल के, एवरेज वेटेड एवरेज लेके। ठीक है, वेटेड एवरेज का मतलब अगर एक दूध का एक अलग टेस्ट है, दूध को जब पीते तो अलग टेस्ट आता है, पानी को पीते तो अलग टेस्ट आता है, दोनों का टेस्ट अलग है। अब उसका मिक्सचर जब हम कंज्यूम कर रहे हैं तो उसका हमको अलग टेस्ट फील होगा। अब उस मिक्सचर का टेस्ट मिल्क से ज्यादा मिलेगा या वाटर से ज्यादा मिलेगा, वो काय पे डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ या फिर प्रोपोर्शन में। अगर 90% मिल्क है और 10% वाटर है तो हमको जो टेस्ट मिलेगा वो काय का मिलेगा, मिल्क का ज्यादा मिलेगा, मिल्क से प्योर मिल्क के करीब रहेगा उसका टेस्ट। और वहीं पे अगर हम 10% मिल्क और 90% वाटर ले तो जो टेस्ट मिलेगा वो वाटर का प्योर वाटर जैसा मिलेगा हमको। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर रहेगी वो वेटेड एवरेज पे डिपेंड करेगी कि कितना हम वाटर को मिक्स कर रहे हैं और कितना मिल्क को मिक्सचर है उसमें। तो इस तरीके से हम जनरली एक एवरेज लेके निकाल सकते हैं। ठीक है, और प्रॉपर्टी सिर्फ ये टेस्ट की नहीं, हम दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें, जैसे उसकी एंथैल्पी कितनी होगी, स्पेसिफिक हीट वगैरह कितनी रहेगी, ये चीज हमको अगर निकालना है मिक्सचर की तो हमको वाटर की स्पेसिफिक हीट पता रहना चाहिए, मिल्क की पता रहना चाहिए, हम एवरेज की हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये मैंने एक बहुत ऐसी एग्जाम्पल लिया वाटर और क्या बोलते हैं मिल्क का। ठीक है, तो एक्चुअली जिसके हम कुछ और एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे कि मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर मिक्स। ठीक है, जो कि साइकोमेट्री में हम पढ़ते थे आरएसी में। मिक्सचर वेट स्टीम, मिक्सचर ऑफ ड्राई स्टीम एंड वाटर, जो कि हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े हैं। वेट स्टीम, मिक्सचर ऑफ ड्राई स्टीम एंड वाटर एंड एयर विच इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल द गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, CO2 एक्सेट्रा। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे बात किया कि मिक्सचर ऑफ वेट स्टीम इज मिक्सचर ऑफ ड्राई स्टीम एंड वाटर। तो अगर आपको याद होगा थर्मोडायनेमिक्स में हम प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस पढ़े थे। ठीक है, तो वहां पर हम प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करते थे कोई भी चीज की, जैसे कि एंथैल्पी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वो मिक्सचर रहता था वेट स्टीम के। तो एंथैल्पी कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता था हमारे पास, HF + X HFG ऐसा कुछ फॉर्मूला रहता था। अगर स्टीम वेट है तो वेट स्टीम है तो HF + X × HFG। ठीक है, तो वेयर HFG इज द लेटेंट हीट कंपोनेंट एंड HF इज द सेंसिबल हीट कंपोनेंट। तो कोई भी नॉन रिएक्टिव मिक्सचर है तो उसमें हम एनर्जी जब कैलकुलेट करते हैं तो उसमें दो टाइप की एनर्जी रहती है। एक होती है सेंसिबल इंटरनल एनर्जी that is associated with the temperature and the pressure which can be calculated by Cp × ΔT। ठीक है, और प्रेशर के हिसाब से उसका सैचुरेशन टेम्परेचर वगैरह चेंज होगा। प्रेशर और टेम्परेचर दोनों पे क्या बोलते हैं उसके हिसाब से प्रॉपर्टी चेंज होती है। जो स्टीम टेबल आपने देखे होंगे तो दोनों प्रेशर टेबल भी रहता है, टेम्परेचर, तो सेंसिबल इंटरनल एनर्जी उस पर डिपेंड करेगी। और दूसरी होती है फेज चेंज से एसोसिएटेड, दैट इज लेटेंट इंटरनल एनर्जी, जिसको HFG बोलते हैं। ठीक है, तो एक पार्ट रहता है HFG वाला और एक दूसरा होता है HFG वाला। ठीक है, तो उन दोनों की चीजों से मिक्स करके हम यहाँ पे एक टोटल एंथैल्पी ऑफ द स्टीम निकालते थे, यानी प्रॉपर्टी हम वेट स्टीम की निकाल सकते थे। तो उसमें कौन सी दो एनर्जी कंसिडर हुई, सेंसिबल एनर्जी एंड लेटेंट एनर्जी ओनली। हालांकि वो मिक्सचर है वेट स्टीम, ड्राई स्टीम का और वाटर का। ठीक उसी तरह साइकोमेट्री में ड्राई एयर और वाटर वेपर रहता है और एयर में वेरियस गैसेस का मिक्सचर रहता है। ठीक है, पर ये जब ये मिक्सचर है आपस में होमोजीनियस मिक्सचर, पर वो आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं अगर, तो उस मिक्सचर को हम बोलेंगे नॉन रिएक्टिव मिक्सचर। उसका एग्जांपल मैं नेक्स्ट स्लाइड में एक लूंगा बताने के लिए प्रॉपर्टीज कैसे कैलकुलेट करते हैं इसका, हम ड्राई एयर एंड वाटर वेपर का एग्जांपल लेके। Then we have reactive mixture. So in reactive mixture, apart from sensible and latent heat internal energy, we also need to consider
chemical internal energy which is energy associated with destruction and formation of bond. अब हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर केमिकल इंटरनल एनर्जी भी कंसीडर करना पड़ेगा मिक्सचर का टोटल एनर्जी कैलकुलेट करने में. अब केमिकल इंटरनल एनर्जी क्यों कंसीडर करना पड़ेगा? बिकॉज दो सब्सटेंस को जब हम मिक्स करेंगे तो वो दोनों आपस में केमिकली रिएक्ट करेंगे. अब अगर हम बोल रहे हैं केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब सॉरी, आप कुछ बॉन्ड्स टूटेंगे और कुछ नए बॉन्ड्स फॉर्म होंगे. और जब भी बॉन्ड ब्रेक होता है या फॉर्म होता है न्यू बॉन्ड, तो एनर्जी रिलीज होती है, सर्टेन एनर्जी, एंड मोस्टली दिस एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ हीट. ठीक है, हीट के फॉर्म में ये कुछ एनर्जीज रिलीज होती है. तो हमको सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट के अलावा केमिकल इंटरनल एनर्जी भी इस केस में इस मिक्सचर का कंसीडर करना पड़ेगा अगर मिक्सचर फॉर्म होता है तो. ठीक है, दो सब्सटेंस को मिक्स करने पे अगर हम वो दोनों केमिकली रिएक्ट होने लगे और सर्टेन एनर्जी एब्जॉर्ब हो या रिलीज हो, तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे? रिएक्टिव मिक्सचर्स. ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? मिक्सचर ऑफ फ्यूल एंड एयर. एयर और फ्यूल, आपको पता है एयर और फ्यूल को जब हम मिक्स करेंगे तो वो कंबस्ट, जब उसको बर्न करेंगे एयर फ्यूल को मिक्स करने में, आईसी इंजन में बर्न करते हैं तो क्या होता है? वो केमिकली रिएक्ट करता है, कंबशन होता है इसका. मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस को अगर मिक्स करें तो रिएक्ट करेंगे. एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, पता रहेगा आपको. ठीक है, तो इसको कौन सी इक्वेशन बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन इक्वेशन बोलते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में. तो एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे आपस में, तो वो भी उसमें भी कुछ बॉन्ड फॉर्मेशन होगा. जैसे फॉर एग्जांपल NaOH इज बेस, HCl इज एसिड, HCl प्लस NaOH गिव्स H2O प्लस NaCl. ठीक है, तो इस तरीके का रिएक्शन है. तो इसमें क्या होगा? NaOH में Na और OH के बॉन्ड टूटेगा, फिर H और Cl का बॉन्ड टूटेगा, और फिर क्या नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है? NaCl एंड H2O. तो इनमें एनर्जी रिलीज होगी और एब्जॉर्ब होगी, दिस ड्यू टू डिस्ट्रक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड. तो सिंपली हम जब मिक्सचर ऑब्टेन मिलेगा उसको हम सिंपली सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट एडिशन करके नहीं निकाल सकते. उसमें सर्टेन एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो भी कंसिडर करना पड़ेगा बाय ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, या फिर सर्टेन एनर्जी जो अब्जॉर्ब हो रही है ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ बॉन्ड, वो भी कंसिडर करना पड़ेगा. ठीक है, अब हमारे सिलेबस में एक्चुअली रिएक्टिव मिक्सचर है, तो पर उससे पहले मैं एक चीज मैं बताना चाहूंगा नॉन रिएक्टिव मिक्सचर के बारे में, जो कि हमने थोड़ा सा स्टडी कर रहे हैं ताकि कोरिलेट कर सके हम चीजों को. तो दैट इज एडियाबैटिक मिक्सिंग ऑफ एयर स्ट्रीम. ये चीज आपने पढ़े होंगे साइकोमेट्री में या फिर RAC में. ठीक है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट में साइकोमेट्री टॉपिक में पढ़े होंगे. तो क्या है एडियाबैटिक मिक्सिंग ऑफ एयर स्ट्रीम्स? तो दो एयर स्ट्रीम्स हैं जो कि अलग अलग टेम्परेचर पे है और जिसकी वजह से उनकी एंथैल्पी अलग है, H1 H2, एंड ω1 एंड ω2 इज व्हाट इज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ first air stream and second air stream. What do you mean by specific humidity? It is the ratio of volume of water vapor per kg of dry air. Volume of water vapor divided by volume of dry air. ठीक है, तो ये जो साइकोमेट्री चार्ट है इसके y एक्सिस में क्या रहता है? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, x में रहता है ड्राइबल टेम्परेचर. ठीक है, तो यहाँ पर वही दिखाया हुआ है ω1 ω2 ω3. ठीक है, अब इस तरीके के दो एयर स्ट्रीम को हम मिक्स करेंगे और एडियाबैटिकली मिक्स कर रहे हैं. व्हाट डू यू मीन बाय एडियाबैटिक मिक्सिंग? एडियाबैटिक प्रोसेस मींस देयर इज अ नो ट्रांसफर ऑफ हीट. मतलब हम एक्सटर्नली इस पाइप को, ये जो डक्ट जहाँ पे हम जो भी चैम्बर में इसको मिक्स कर रहे हैं, उसको एक्सटर्नली कोई हीट ऐसा सप्लाई नहीं कर रहे हैं. और दोनों ही एयर स्ट्रीम, एयर है, दोनों तरफ से मिक्स हो रहा है. तो एयर और एयर का जो मिक्सचर है वो नॉन रिएक्टिव मिक्सचर है. ठीक है, तो आपस में केमिकली रिएक्ट नहीं होगा, सिर्फ मिक्स होगा. तो जब हम इस तरीके से नॉन रिएक्टिव मिक्सचर को हम मिक्स करते हैं, मतलब दो सब्सटेंस जो कि आपस में नॉन रिएक्टिव है उनको मिक्स करते हैं, तो क्या होगा? उसके हम कैसे हम प्रॉपर्टीज कैलकुलेट कर सकते हैं? फाइनल प्रॉपर्टी जो मिक्सचर की, तो उसका एनर्जी बैलेंस एंड मास बैलेंस करना पड़ेगा. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मास बैलेंस? मास ऑफ द प्रोडक्ट वुड बी इक्वल टू मास ऑफ द रिएक्टेंट. तो मास ऑफ द ड्राई एयर इन द फर्स्ट स्ट्रीम इज m.a1, in second stream suppose it is m.a2, so the total mass would be m.a3, which would be the mass of the mixture and which would be sum of mass of the first stream and mass of the second stream. ठीक है, अब इसी में से मास ऑफ वाटर वेपर निकालना है. तो फर्स्ट स्ट्रीम में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कितनी है? ω1. तो मास ऑफ वाटर वेपर कितना हो जाएगा? ω1 इज इनटू m.a1, बिकॉज ω1 इज द मास ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर. तो मास ऑफ द ड्राई एयर अगर मल्टीप्लाई कर दे फर्स्ट स्ट्रीम का तो हमको एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर मिल जाएगा. वैसे ही सेकंड में, वैसे ही थर्ड में. तो ω1 m.a1 प्लस ω2 m.a2 इज इक्वल टू ω3 m.a3. सिमिलरली एनर्जी निकालना है तो किस तरीके से इसमें निकालेंगे? नॉन रिएक्टिव मिक्सचर में एंथैल्पी ऑफ फर्स्ट इनटू मास ऑफ फर्स्ट प्लस एंथैल्पी ऑफ सेकंड इनटू मास ऑफ सेकंड, that would be equal to total mass into enthalpy of the mixture. ठीक है, तो इससे हम क्या समझ में आ रहा है इन इक्वेशन से कि जो
प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर है वो हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, बाय टेकिंग द वेटेड एवरेज. So the final property of the mixture can be calculated by taking the weighted average. Weighted average means omega 3 is equal to m dot a1 into omega 1 plus m dot a2 omega 2 upon m dot a1 plus m dot a2. ठीक है, इसी इक्वेशन का मॉडिफिकेशन है, देखो ये सेकंड इक्वेशन का, बिकॉज हेयर m dot a3 इज नथिंग बट m dot a1 plus m dot a2. ठीक है, इसी इक्वेशन में ओमेगा 3 को लेफ्ट हैंड साइड में ले लो और बाकी टर्म्स को अरेंज करेंगे तो इक्वेशन मिलेगी. सिमिलरली S3 की इक्वेशन इस तरीके से मिलेगी. तो इससे वेटेड एवरेज कैलकुलेट करके हम फाइनल प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्सचर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, किसमें, नॉन रिएक्टिव मिक्सचर में. ठीक है, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वेटेड एवरेज? सिंपल एवरेज नहीं है. सिंपल एवरेज मतलब ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज सिंपल एवरेज. वेटेड एवरेज मींस कितने प्रोपोर्शन में वो मिक्स किए हैं, वो भी तो इंपॉर्टेंस रखता है ना. जैसे मैंने एग्जांपल दिया वाटर और मिल्क का. ठीक है, तो वाटर और मिल्क हम कितने प्रोपोर्शन में मिक्स कर रहे हैं उसके हिसाब से टेस्ट चेंज होगा उसका. ठीक है, तो जैसे वेटेड एवरेज इस तरीके का फॉर्मूला हम काय में यूज करते थे सेंट्रॉइड निकालने के लिए. सेंट्रॉइड ऑफ द कॉम्प्लेक्स लेमिना में निकालते थे, अलग अलग शेप से मिलता था. a1 समेशन a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3. वैसे ही सिमिलर फॉर्मूला है वेटेड एवरेज वाला. ठीक है, तो ऐसा चीज हम कहाँ कर सकते हैं, जब मिक्सिंग एयर स्ट्रीम हम कर रहे हैं नॉन रिएक्टिव मिक्सचर का. पर अगर हम रिएक्टिव मिक्सचर की बात करें तो H3 वुड बी डिफरेंट. H3 इस तरीके से नहीं निकाल सकते क्योंकि दोनों को मिक्स करने पर एक अलग फॉर्म की एक बॉन्ड फॉर्मेशन होने की वजह से कुछ एनर्जी रिलीज होगी एंड H3 कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. ठीक है, तो ये मतलब है वेटेड एवरेज का, वहां पर मैं जो बात किया था पिछले स्लाइड में. ठीक है, तो ऐसा हम सिर्फ नॉन रिएक्टिव मिक्सचर में कर सकते हैं, रिएक्टिव मिक्सचर में नहीं कर सकते क्योंकि रिएक्टिव मिक्सचर में सर्टेन केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं. ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होती है जब दो सब्सटेंस को मिक्स करेंगे और उनमें केमिकल रिएक्शन होगा, तो ऐसे मिक्सचर को रिएक्टिव मिक्सचर बोलते हैं. तो अब रिएक्टिव मिक्सचर में कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन हो सकती है या फिर व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, वो अभी हम देख लेते हैं. तो एज पर द केमिस्ट्री all the reactions can be classified broadly into following 4 types. First one is synthesis reaction. Synthesis reaction का जनरल फॉर्मूला क्या, जनरल इक्वेशन क्या होती है, A plus B gives C as output. मतलब दो अलग अलग रिएक्टेंट है वो कंबाइंड होकर एक प्रोडक्ट फॉर्म कर लेते हैं और जब भी इस तरीके का बॉन्ड फॉर्म होता है तो कुछ ना कुछ हीट रिलीज होती है. ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं सिंथेसिस रिएक्शन. कॉमन एग्जांपल इसका लिए C+O2 gives CO2. और सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डीकम्पोजिशन रिएक्शन का जनरल फॉर्मूला क्या है, जनरल इक्वेशन A gives आउटपुट एज B plus C. बट A मतलब एक कोई ना कोई कंपाउंड रहेगा. ठीक है, उस कंपाउंड को हमको ब्रेक करना है इनटू 2 और मोर कंपाउंड्स. ठीक है, तो जब भी कंपाउंड को ऐसा ब्रेक करना रहेगा तो उसको हमको सर्टेन फॉर्म में एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है. इन ऑर्डर टू ब्रेक दी बॉन्ड्स सम एनर्जी इज रिक्वायर्ड. ओके, that energy we can supply either in the form of heat or in the form of electricity or in the form of light and sometime catalyst is also used. ठीक है, तो depending upon what sort of energy is used to decompose the product, decompose the reactant in order to get different product. ठीक है, रिएक्टेंट किसको बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन होने से पहले जो सब्सटेंस रहते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो मिलता है हमको आउटपुट उसको बोलते हैं प्रोडक्ट. तो थर्मल डिकम्पोजिशन हो सकता है, फोटोकेमिकल हो सकता है, कैटालिटिक हो सकता है, इलेक्ट्रोलिटिक हो सकता है. हीट एनर्जी यूज कर रहे हैं तो थर्मल डिकम्पोजिशन. फोटोकेमिकल कब होगा, जब लाइट यूज कर रहे हैं, कैटेलिस्ट यूज कर रहे हैं तो कैटालिटिक डिकम्पोजिशन, और इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. ठीक है, जैसे वाटर स्टेबल कंपाउंड है उसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करना पड़ेगा ताकि हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन आयन को सेपरेट कर सके. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना पड़ेगा, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, फिर अपोजिट चार्जेस वाले अट्रैक्ट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा. ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो सब. थर्ड टाइप होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. A plus BC gives AC plus B. ठीक है, that Fe plus CuSO4 gives FeSO4 plus copper. ठीक है, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स फेरस सल्फेट प्लस कॉपर. ये रिएक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ये वाला हमने प्रैक्टिकल भी स्कूल में किए होंगे सभी ने. ठीक है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन होता है, उसमें हम आयरन नेल डुबा के रखते हैं कुछ टाइम तक, तो हमको सॉल्यूशन जो है ब्लू सॉल्यूशन ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज कॉपर सल्फेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फेरिक सल्फेट एंड कॉपर मिल जाता है. तो आयरन की जो नेल है उसमें कॉपर की एक लेयर हमको जमी हुई दिखती है, तो कॉपर कलर की एक लेयर जो आयरन के नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है. तो जैसा कॉपर का कलर होता है वैसा अपीयर होने लगता है नेल, सिर्फ आउटर लेयर ऐसी जमा होती है और जो सॉल्यूशन है ब्लू से ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है. ऐसा क्यों होता है, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू कॉपर. तो जो मोर रिएक्टिव मटेरियल है वो सॉल्यूशन फॉर्म कर लेता है और लेस रिएक्टिव मटेरियल सेपरेट हो जाता है. इसको किसमें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन.
इसका जनरल इक्वेशन होता है ए बी प्लस सी डी गिव्स ए डी प्लस सी बी। तो इसमें जैसे ए जी एन सी एल से कंबाइन हो गया और एन ए एन ओ थ्री से कंबाइन हो गया, इस तरीके के रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ये ब्रॉडली हम इस तरीके से कुछ केमिकल रिएक्शंस को डिस्क्राइब कर सकते हैं केमिस्ट्री में। और इसके अलावा बहुत सारे नाम आप लोग ने सुने होंगे, जैसे कि रिडॉक्स रिएक्शन होता है, एक होता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिडक्शन? रिडक्शन इज नथिंग बट लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अगर कोई सब्सटेंस से ऑक्सीजन लॉस हो रहा है कोई केमिकल इक्वेशन में, तो उसको बोलेंगे हम, उसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन। और कोई सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन ज्वाइन हो रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है वो, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पर सिंथेसिस रिएक्शन C प्लस O2 गिव्स आउट CO2 प्लस हीट। यहाँ पे क्या हो रहा है? कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर वो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, तो उसको बोलेंगे इस रिएक्शन कैन बी कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और कहीं ऐसी इक्वेशन है जहां पर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, जैसे ये वाला इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन 2H2O प्लस इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जा रहा है, निकल रहे हैं हाथ से, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन हो रहा है इसका, वाटर का। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन वो लॉस कर रहा है। तो और ऐसी कोई इक्वेशन जिसमें दोनों हो रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पर आयरन का क्या हो रहा है? आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, आयरन ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन वो लूज कर रहा है, तो उसको बोलेंगे रिडॉक्स टाइप ऑफ रिएक्शन। तो एक्चुअल तो ये चार ही है, पर उसको हम अलग तरीके से अलग अलग कैटेगरी में उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा और कौन सी होती है रिएक्शंस? एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलते हैं? जिसको हमको एट द एंड प्रोडक्ट के साथ हीट लिबरेट होकर मिलती है। अगेन दिस एग्जांपल C+O2 गिव्स CO2 प्लस हीट। और एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसी होती है इसको हमको हीट सप्लाई करना पड़ता है, तो ZnCO3 प्लस हीट गिव्स आउट दिस प्रोडक्ट ZnO प्लस CO2। ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत सारे अलग अलग नाम है इक्वेशन के। कुछ होता है होमोजीनियस इक्वेशन एंड हेट्रोजीनियस इक्वेशन। अगर प्रोडक्ट में सारे जितने भी प्रोडक्ट मिल रहे हैं हमको, सारे के सारे आइदर सॉलिड फॉर्म में है, या सारे के सारे लिक्विड फॉर्म में, या सारे के सारे गैसियस फॉर्म में है, तो उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। या फिर प्रोडक्ट में कुछ सॉलिड में, कुछ लिक्विड में, कुछ गैस में, या एक से ज्यादा फेजेस में मिल रहा है प्रोडक्ट, तो हम उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस रिएक्शन। उसके बाद होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, और भी कुछ कुछ रिलेशन इक्वेशंस है केमिकल रिएक्शन के, बट ब्रॉडली हम उन सभी इक्वेशंस को, जो अलग अलग नाम है स्पेशल रिएक्शन के, उनको किसी ना किसी इन चार इक्वेशन में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो अभी हमको क्या, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो चीज देखना है। तो ये टाइप की तो केमिकल रिएक्शन होती है किसमें? रिएक्टिव मिक्सचर में। बट हमारा जो सिलेबस है रिएक्टिव मिक्सचर का, दैट इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू कंबशन रिएक्टिव मिक्सचर। ओके, नाउ बिफोर टॉकिंग अबाउट कंबशन रिएक्टिव मिक्सचर, लेट्स टॉक अबाउट एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, जो कि मैंने अभी अभी बताया। तो ऑल केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग। सो एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड एंड एनर्जी इज रिलीज व्हेन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। ओके, तो कोई भी एनर्जी, जैसे मैंने बताया कि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, और जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। और ये जब भी बॉन्ड फॉर्म हो रहा है या बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन होता है, तो केमिकल रिएक्शन होने की वजह से जो मिक्सचर में एनर्जी चेंज होती है। और जो एनर्जी चेंज होती है मेनली किस फॉर्म में होती है? इन द फॉर्म ऑफ हीट होती है। या तो हीट एब्जॉर्ब होता है, या तो फिर हीट रिलीज करता है। अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, रिएक्टेंट हीट एब्जॉर्ब कर रहा है इन ऑर्डर टू फॉर्म द प्रोडक्ट, एंड दैट टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो जनरली ऑल द डीकंपोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, तो मतलब कोई भी बॉन्ड को हमको ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ता है? हीट सप्लाई करना पड़ता है। जैसे कि लास्ट स्लाइड में हमने एग्जांपल देखे, ठीक है, ZnCO3 वाला। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे दो दोस्त हैं, इन दोनों के बीच में अच्छा बॉन्ड है, तो दो दोस्ती में दरार लाने के लिए क्या करते हैं? लोग आग लगाते हैं। तो वही उसी तरीके का कॉन्सेप्ट, ये साइंस से ही लिया हुआ है जो कॉन्सेप्ट हम बोलते हैं, दोनों के बीच में आग लगा दिया तो इनका बॉन्ड टूट गया। तो दो दोस्त के बीच में किसी तीसरे ने आग लगा दिया तो क्या होगा? दोनों अलग हो जाएंगे। तो कोई भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमको हीट एनर्जी एक्सटर्नली सप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम? एंडोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा टाइप क्या होता है? रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होने के साथ साथ वो हीट भी जनरेट करेगा। ठीक है, अब जैसे बोलते हैं दो दोस्त अच्छे हैं, एक का सिंगिंग अच्छा है, एक गिटार अच्छा बजाता है, एक सिंग अच्छा करता है, तो हम क्या बोलते हैं? ये दो दोस्त अगर एक साथ मिल जाए तो स्टेज में आग लगा देंगे, दोनों मिल के आग लगा देंगे, इस तरीके से बोलते हैं। तो ये भी एक साइंस ही आया हुआ है ये कहीं ना कहीं।
ठीक है, तो रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट प्लस हीट। ठीक है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर अभी कुछ एग्जांपल्स एक्सोथर्मिक के, और ज्यादातर जो साइंस में जो ज्यादातर जो रिएक्शंस रहते हैं एज कंपेयर टू एंडोथर्मिक, देयर आर मोर एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक के कम एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक के काफी ज्यादा एग्जांपल्स हैं। तो फ्यू एग्जांपल्स में कॉमन एग्जांपल्स यहाँ पे ले रहा हूँ। एनी कंबशन रिएक्शन, कोई भी फ्यूल अगर बर्न हो रहा है तो जो कंबशन रिएक्शन हो रही है मतलब, तो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मींस एसिड और बेस को जब भी हम कंबाइन करेंगे तो सॉल्ट और वाटर मिलता है, तो उसमें सर्टेन अमाउंट में हीट भी जनरेट होती है। बट तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद होता है थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट रिएक्शन कहाँ देखने को मिलता है हमको? वेल्डिंग में। हाँ, मतलब वेल्डिंग के लिए हीट जनरेशन करना पड़ता है, तो यहाँ पे ये इक्वेशन यूज होता है। तो एक ये केमिकल रिएक्शन हम यूज करते हैं, Fe3O4 प्लस एल्यूमिनियम इज इक्वल टू Fe2 प्लस Al2O3 प्लस हीट, ऐसी कुछ इक्वेशन है इसमें थर्मिट रिएक्शन, तो वहां पर भी हीट जनरेट होती है। फिर रिएक्शन विथ वाटर एंड कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, मतलब वाटर H2O प्लस कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइम भी बोलते हैं, लाइम प्लस वाटर गिव्स अस स्लेग्ड लाइम CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका नाम है दूसरा, प्लस हीट। ये एक्सपेरिमेंट भी हमने स्कूल में किए रहेंगे। एक टेस्ट ट्यूब में लाइम स्टोन लेते थे हम, व्हाइट कलर का चूने का एक पत्थर जैसा रहता था, उसको हम रखते थे, उसमें पानी डालते, पहले पानी का नॉर्मल एटमोस्फेरिक टेम्परेचर मेजर करते थे, फिर चूना लेते थे एक टेस्ट ट्यूब में, फिर उसमें पानी मिक्स करते थे, और थोड़ी देर बाद हम उसको टेम्परेचर ऑब्जर्व करते थे। तो जो पानी का टेम्परेचर इनिशियली 20-30 है, वो 50-60 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता था ड्यू टू एडिशन ऑफ लाइम। So water and calcium oxide also forms calcium hydroxide plus heat, okay, due to the bond formation, or normally all bond formation or exothermic reaction. ठीक है, तो these are the some examples of exothermic and endothermic reaction. अब इसमें से हमारा सिलेबस में क्या है, रिएक्टिव मिक्सचर और कंबशन रिएक्टिव मिक्सचर। तो हम सिर्फ कंबशन की बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो मतलब यहाँ पर हमेशा हमको प्रोडक्ट में हीट मिलेगी, और वो जो प्रोडक्ट में हीट मिलेगी सर्टेन केमिकल रिएक्शन से, हम उसको यूटिलाइज करेंगे टू कन्वर्ट इट इनटू सम वर्क। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर ये जो चैप्टर है अभी कंबशन रिएक्टिव मिक्सचर, इट इज ऑल अबाउट द कंबशन ऑफ द फ्यूल। ठीक है, पर वो सब्जेक्ट रिएक्टिव मिक्सचर इस तरीके से नाम था, वो बताने के लिए मैंने अभी तक ये चीजें, बेसिक चीजें कुछ बताया, जो कि ये बेसिक चीजें आगे कहीं ना कहीं थोड़े बहुत काम आएगी अभी आगे के चीजों को समझने के लिए, इसलिए मैंने ये सब चीज एक तरीके का रिविजन है केमिस्ट्री का, थोड़ा बहुत मैंने बताया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम वेरियस केमिकल रिएक्शंस वगैरह पढ़ने वाले हैं, जो कि फ्यूल को कम बर्न करने के बाद मिलती है हमको, ये सब चीज हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। और लेट्स टॉक अबाउट दी कंबशन। What do you mean by combustion reaction? So it is a reaction during which the fuel is oxidized and large quantity of energy is released. ठीक है, तो कंबशन कैसे है, एक रिएक्शन है जिसमें फ्यूल को ऑक्सीडाइज करना पड़ता है इन ऑर्डर टू गेट दी हीट एनर्जी एज आउटपुट। ठीक है, अब व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूल इज ऑक्सीडाइज? फ्यूल इज ऑक्सीडाइज मींस फ्यूल को ऑक्सीजन गेन करना चाहिए। कोई भी चीज हम फ्यूल ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो उसको बोलेंगे वो फ्यूल ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीडाइज करना मतलब मींस व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन? मैंने अभी बताया, गेन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, एंड एज पर द न्यू कॉन्सेप्ट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। ठीक है, पर हमको उसमें अभी इलेक्ट्रॉन तक इतने ज्यादा लेवल तक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, वहां तक नहीं जाना है हमको, ऊपर से पढ़ना। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन हम क्या समझे अभी के लिए, कि ऑक्सीडेशन मींस अगर ऑक्सीजन कोई चीज गेन कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे उसका ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, जैसे हम कोरोजन होता है आयरन का, तो हम क्या बोलते हैं, उसका ऑक्साइड लेयर फॉर्म हो जाती है उसके एटमॉस्फेयर की एयर में कांटेक्ट में आके, वो एयर में जो ऑक्सीजन है उससे कांटेक्ट में आके वो ऑक्साइड लेयर फॉर्म कर रहा है और रस्ट हो जाता है, तो मतलब आयरन ऑक्सीडाइज हो गया, ऐसा बोलते हैं हम उसको। ठीक है, तो फ्यूल इज ऑक्सीडाइज। तो ऑक्साइड जो कंबशन किसको बोलते हैं, जिसमें फ्यूल ऑक्सीडाइज होता है, यानी फ्यूल ऑक्सीजन गेन कर लेता है और वो ऑक्सीजन गेन करने के साथ साथ लार्ज क्वांटिटी में हीट को रिलीज करता है, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम कंबशन रिएक्शन, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज बर्निंग रिएक्शन। इसको जनरल कंबशन का दूसरा नाम क्या है, बर्निंग। ठीक है, और कोई भी चीज को बर्न करने के लिए हमको तीन चीज की जरूरत होती है। एक तो फ्यूल की जरूरत होती है, ऑब्वियसली फ्यूल को ऑक्सीडाइज करना है तो फ्यूल की जरूरत पड़ेगी पहले तो, और ऑक्सीडाइज करना है तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, और समथिंग टू इग्नाइट द रिएक्शन। ठीक है, अब इग्नाइट करने के लिए जैसे घर में अपन कुकिंग के लिए एलपीजी यूज करते हैं, तो सिलेंडर में फ्यूल है एलपीजी, जैसे ही वो सिलेंडर के होस्ट से हम रेगुलेटर ऑन कर ले, सिलेंडर के होस्ट से गैस आने लगता है तो उसको सराउंडिंग एयर मिलने लगती है। ठीक है, सराउंडिंग एयर के एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में आता है, फ्यूल और ऑक्सीजन मिक्स हो गया, पर तब भी वो इग्नाइट नहीं होता।
तब भी बर्न नहीं होता फ्यूल। हमको क्या करना पड़ता है, लाइटर यूज करके उसको स्पार्क देना पड़ता है टू इग्नाइट द रिएक्शन। ठीक है, तो ये तीन चीज की जरूरत होती है कंबशन रिएक्शन को ऑकर करने के लिए, फ्यूल, ऑक्सीजन एंड समथिंग टू इग्नाइट द रिएक्शन। ठीक है, पेट्रोल इंजन की अगर हम बात करें तो वहां पे भी एयर फ्यूल मिक्सचर को कार्बोरेटर से लेते हैं, पर वो डायरेक्टली बर्न नहीं होते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उन दोनों को इग्नाइट करना पड़ता है पहले बाय यूजिंग दी स्पार्क प्लग। ठीक है, और डीजल में भी हमको एक्चुअली सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर के लिए कंप्रेस करना पड़ता है, भले हम अलग से कोई इग्नाइट, वो भी एक प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू इग्नाइट। डायरेक्टली अगर मिक्स करें नॉर्मल प्रेशर पे तो नहीं मिक्स होगा, सॉरी नहीं बर्न होगा वो। ठीक है, तो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर अचीव करने के लिए उसको हम उसको उतने हद तक कुछ कंप्रेस करना पड़ता है एयर फ्यूल मिक्सचर को। ठीक है, किसमें, डीजल इंजन में। तो कहीं ना कहीं हमको स्पार्क करने के लिए अलग रखना पड़ता है, सिंपली हम फ्यूल और ऑक्सीजन को मिक्स कर दे तो बर्न नहीं होता। ठीक है, तो इन जनरल फ्यूल जो रहते हैं, हम मोस्ट फेमिलियर फ्यूल जो है हाइड्रोकार्बन फ्यूल रहते हैं। तो उसका इन जनरल अगर हम रिएक्शन देखें कि फ्यूल जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये इन जनरल रिएक्शन होता है CXHY प्लस Z टाइम्स O2 गिव्स XCO2 प्लस Y/2 H2O। ठीक है, जितने भी हाइड्रोकार्बन में जितने भी एटम्स कार्बन के रहे उतने ही मोल्स किसके बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के। वैसे ही हाइड्रोजन के जितने हैं उसके हाफ H2O बनता है वहां पे। ठीक है, और ये Z ऑक्सीजन कितना लगेगा, Z अपन बैलेंस करके निकाल सकते हैं यहाँ से इक्वेशन से। ठीक है, एक्स और वाई के फॉर्म में। एंड कोई भी फ्यूल को जब हम बर्न करते हैं हाइड्रोकार्बन फ्यूल को, तो हमेशा जो प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो फॉर्म हो गई, उसके अलावा अगर ऑक्सीजन को हम एयर से ले रहे हैं तो एयर में और भी गैसेज हैं, तो उसके अलावा और प्रोडक्ट्स फॉर्म हो सकते हैं। और अगर हम प्योर ऑक्सीजन ले रहे हैं तो एटलीस्ट ऑक्सीजन तो लगेगा फ्यूल को बर्न करने के लिए, चाहे हम एयर से लें या प्योर ऑक्सीजन लें। तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दो प्रोडक्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके अलावा कुछ और प्रोडक्ट्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, कंबशन का यूज क्या है, इट इज यूज टू हीट द होम्स, मतलब कहीं पर भी हीट एनर्जी जिसको हमको यूटिलाइज करना है तो कंबशन का यूज कर सकते हैं। टू रन दी ऑटोमोबाइल, ऑक्टेन एज इन गैसोलीन इज अ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो गैसोलीन में वन ऑफ द हाइड्रोकार्बन इज ऑक्टेन। ठीक है, ऑक्टेन और ब्यूटेन और दो तीन हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर रहता है जो पेट्रोल, तो उसमें जो मेजर कंस्टिट्यूएंट रहता है वो ऑक्टेन रहता है, C8H18। तो उसको भी बर्न करके हम क्या करते हैं, हीट यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसका कंबशन रिएक्शन कुछ इस तरीके से रहेगा, C8H18 प्लस 25/2 O2 गिव्स 8CO2 प्लस 9H2O। ठीक है, तो इस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं और ये कंबशन रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो जितने भी कार्बन एटम रहेंगे उसका उतने ही मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के बनेंगे, जितने हाइड्रोजन एटम रहेंगे उसका हाफ H2O के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। और फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करके हम कितना ऑक्सीजन लगेगा यहाँ से निकाल सकते हैं, जैसे 8 × 2 16 प्लस 9 कितना होगा 25। अब यहाँ पे O2 है, ट्वाइस है ऑलरेडी, 25 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरीके से बैलेंस करके हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो तीन चीज हमको समझ में आई यहाँ पे कि फ्यूल की जरूरत होती है कोई भी चीज को बर्न करने के लिए, ऑक्सीजन की जरूरत होती है और कुछ एक स्पार्क की जरूरत होती है। तो फ्यूल्स के बारे में ज्यादा कुछ तो है नहीं सिलेबस में, पर जस्ट एक रिवाइज करने के लिए मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से टाइप के फ्यूल होते हैं। ठीक है, एक्चुअली हमको केमिकल रिएक्शन वगैरह और बहुत सारी चीजें पढ़ना है इसमें, तो ये सब चीजें एक्चुअली हो चुकी है, अपने को पता है कहीं ना कहीं। सो व्हाट इज फ्यूल, एनी मटेरियल दैट कैन बी बर्न टू रिलीज द हीट एनर्जी इज कॉल्ड एज फ्यूल। एंड मोस्ट फेमिलियर फ्यूल कंसिस्ट प्राइमरीली ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, दैट इज हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स। एंड हाइड्रोकार्बन फ्यूल तीनों फेजेस में हो सकते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैसेज में भी। सॉलिड मतलब क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, कोल हो सकता है, वुड हो सकता है, और कोल के डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं, डिफरेंट ग्रेड्स हो सकते हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। ठीक है, ये क्या है, डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कोल है। तो जो कोल कैसे फॉर्म होता है, वेजिटेबल का डीके होता है, जब माइक्रोब्स वेजिटेबल को डीके करते हैं और वो अर्थ के बहुत डीप में जब अंदर चले जाता है अर्थ के, और ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स कोल वुड बी फॉर्म। ठीक है, एंड सबसे पहले जो लोअर ग्रेड कोल पीट फॉर्म होता है, जिसमें कार्बन का कंस्टिट्यूएंट कंपोजिशन जो रहता है परसेंट, मेजर कंस्टिट्यूएंट कोल में तो कार्बन ही रहता है, पर अदर कंस्टिट्यूएंट भी रहते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह भी रहते हैं, और एश कंटेंट भी रहता है उसमें। तो पीट जो रहता है सबसे मतलब इम्प्योर फॉर्म ऑफ कोल बोल सकते हैं। so, सबसे पहले कोल का जो फॉर्मेशन पीट फॉर्म होता है वहां पे। ठीक है, वेजिटेबल डीके होने की वजह से। फिर उसके और कई हजार साल बाद लिग्नाइट फॉर्म होगा, उसके और कुछ साल बाद बिट्यूमिनस, और उसके कुछ और साल बाद एंथ्रासाइट। तो एंथ्रासाइट इज कॉल्ड एज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कोल, या फिर नॉट द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल, बेस्ट ग्रेड ऑफ कोल वी कैन से। बेस्ट ग्रेड कोल का सबसे अच्छा बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें परसेंटेज कार्बन काफी हाई रहता है, अप्रोक्सीमेटली 90% रहता है एंथ्रासाइट में। पीट में कम रहता है, लिग्नाइट में उससे ज्यादा, बिट्यूमिनस में उससे ज्यादा, एंथ्रासाइट में सबसे ज्यादा। ठीक है, उसके अलावा और क्या है, सॉलिड फ्यूल वुड रहते हैं, वुड रहता है लकड़ी,
ठीक है, जो कि प्लांट से मिल जाता है हमको। कोक, बिटुमिनस ग्रेड के कोल को अगर हम एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करें एट सर्टेन टेम्परेचर तो कोक मिलेगा। वुड चारकोल को भी ऐसे ही करते हैं हम, वुड को हीट करते हैं एट सर्टेन टेम्परेचर तो वुड चारकोल मिलता है हमको। फिर पल्वराइज कोल, कोल को पाउडर फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट कर ले तो पल्वराइज कोल बोलते हैं। ठीक है, तो और उसके अलावा दूसरा क्या होता है, लिक्विड। लिक्विड में गैसोलीन, डीजल, केरोसिन, मिथेनॉल, ये सब कहाँ से, पेट्रोलियम, पेट्रोल डिस्टिलेशन से, क्रूड ऑयल का डिस्टिल करके मिलता है। और गैसियस फ्यूल्स में आ जाते हैं एलपीजी, सीएनजी, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, एलपीजी सीएनजी हम यूज करते हैं व्हीकल्स वगैरह में, और एलपीजी घर में भी यूज करते हैं। ठीक है, एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एंड सीएनजी इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में मेजर कंस्टिट्यूएंट क्या रहता है, मीथेन, और भी दूसरे गैस का थोड़ा बहुत मिक्सचर रहता है उसमें। एलपीजी में मेजर कंस्टिट्यूएंट रहता है प्रोपेन, और सम अमाउंट में ब्यूटेन भी यूज होता है, और दूसरे भी कुछ कुछ कंस्टिट्यूएंट हो सकते हैं। मेजर कंस्टिट्यूएंट इज प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ओके, इन एलपीजी। अब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये पेट्रोलियम गैस को लिक्विफाइड करके हम क्यों रखते हैं इस मिक्सचर को, ताकि स्मॉल वॉल्यूम ले वो स्टोर करने के लिए। अगर उसको गैस को हम गैस में कन्वर्ट करके रखेंगे, गैसियस स्टेट में इसको स्टोर करेंगे तो क्या होगा, उसमें बहुत लार्ज साइज के सिलेंडर्स लगेंगे उसको स्टोर करने के लिए, बिकॉज स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ gases are very large as compared to liquid. What do you mean by specific volume? It is reciprocal of density. लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती है तो स्पेसिफिक वॉल्यूम कम रहेगा, तो पर केजी वो ज्यादा मास, मीटर क्यूब पर केजी इज स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो पर केजी ऑफ गैस वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। कौन, गैस कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, तो इसलिए हम उसको लिक्विड में कन्वर्ट करके रहते, क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है तो कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा मास आ जाता है लिक्विड का, तो डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से, तो उसको स्टोर करने के लिए इसलिए हम लिक्विफाइड करके रखते हैं। अब लिक्विफाइड करने का क्या तरीका है, कोई भी चीज को वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके मॉलिक्यूल्स को करीब लाना पड़ेगा। लिक्विड को जब हम हीट करते हैं तो मॉलिक्यूल्स दूर जाते हैं, वेपर में कन्वर्ट होता है। तो मॉलिक्यूल्स को करीब लाने का दो तरीका है, या तो हम उनका टेम्परेचर कम करें या फिर प्रेशर बढ़ा दें। तो हम यहाँ क्या करते हैं, उसको प्रेशराइज करके रखते हैं सिलेंडर के अंदर, ताकि वो लिक्विफाइड हो जाए। ठीक है, एलपीजी। ऐसे सीएनजी को भी कंप्रेस करके रखते हैं, ताकि क्या बोलते हैं, कम उसमें कम जगह में वो भी आ जाए, उसका सिलेंडर ज्यादा स्टोर करने में इजी हो। वाटर गैस किसको बोलते हैं, वाटर गैस में कोक जो रहता है ना ऊपर मिलता है हमको यहाँ पे, कोक के ऊपर से हम स्टीम को पास करते हैं। C+H2O गिव्स CO+H2, कार्बन मोनोक्साइड प्लस हाइड्रोजन का जो मिक्सचर मिलता है उसको बोलते हैं वाटर गैस। और एक होता है प्रोड्यूसर गैस, जिसमें कार्बन मोनोक्साइड, हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन और दूसरे गैसेस भी रहते हैं, क्योंकि हम उसमें स्टीम को पास नहीं करते, कोक में से एयर को पास करते हैं, तो एयर में अदर कंस्टिट्यूएंट होने की वजह से नाइट्रोजन वगैरह भी थोड़ा बहुत मिक्स हो जाते हैं, अपार्ट फ्रॉम कार्बन मोनोक्साइड एंड हाइड्रोजन, CO+H2 प्लस N2 एक्सेट्रा, सम अदर गैसेस ऑल्सो रहते हैं प्रोड्यूसर गैस। तो ये कुछ टाइप के फ्यूल्स है जो कि हम नॉर्मली जिनका कंबशन करते हैं इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द हीट एनर्जी फ्रॉम इट। ठीक है, सो आई होप ये लेक्चर अभी का समझ में आया होगा। ये एक्चुअली बेसिकली जो अभी तक जितनी भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं पुराना, उसका रिवीजन ही एक तरीके से, तो अभी तक हमने कुछ नई चीज पढ़ी नहीं है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे कि किस तरीके से ऑक्सीजन रिएक्ट करता है फ्यूल से, और क्या क्या केमिकल रिएक्शन जब होते हैं तो किस तरीके से उनमें कौन केमिकल रिएक्शन होते हैं, कितने अमाउंट में एयर रिक्वायर्ड रहता है फ्यूल को बर्न होने के लिए, कब कंप्लीट कंबशन होगा, कब पार्शियल कंबशन होगा, what is the air fuel ratio, and what are the various terminologies like enthalpy of formation, etc. We will learn all these things in the upcoming lectures. Okay.